हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अच्छी इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उसका असर अब पाकिस्तान की आर्मी पे भी दिखना शुरू हो गया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में फ्यूल क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान आर्मी ने इस साल के सभी वॉर गेम्स और मिलिट्री ड्रिल्स को रोकने का फैसला कर लिया है। इस समय पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब है कि पाकिस्तान के पास टैंक्स तो हैं, पर उनमें भरने के लिए फ्यूल नहीं है। इसके अलावा इस समय पाकिस्तानी आर्मी एक साथ कई क्राइसिस को फेस कर रही है जो पाकिस्तानी आर्मी को डे बाय डे खोखला करते जा रहे हैं। और वो क्राइसिस क्या है, आइए जानते हैं। Pakistan is running short of fuel, so apparently their army had to cancel all drills till the end of this year. This is according to some military intelligence reports that have come out. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तानी आर्मी के क्राइसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। पाकिस्तान इस समय बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। पाकिस्तान में फ्यूल की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। अब आप बोलोगे कि अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि अब रशियन ऑयल भी पाकिस्तान में आ रहा है, तो इसके बावजूद पाकिस्तान में फ्यूल की शॉर्टेज कैसे हो रही है? रूस से तेल, सस्ता तेल आया है। भाई रूस से तेल, मैं पूछता हूं इस झूठे इंसान से जो दिन रात साइफा और अमेरिका और इंपोर्टेड हुकूमत की गर्दान कर रहा था, हत्ता के ये जहर अवाम में, उनके दिलों में, उनके जहनों में घोल दिया कि जनाब ये इंपोर्टेड हुकूमत है। अगर ये बात थी तो रूस से फिर तेल सस्ता पाकिस्तान किस तरह आ गया? तो देखो, ये चीज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जुमला था। ऐसा इसलिए क्योंकि रशियन ऑयल के आने के बाद भी पाकिस्तान में ना पेट्रोल और डीजल की प्राइस में कमी आई है और ना ही पाकिस्तान का फ्यूल शॉर्टेज खत्म हुआ है। पाकिस्तान में फ्यूल शॉर्टेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान को अपने रिजर्व फ्यूल को यूज करना पड़ रहा है और ये रिजर्व फ्यूल भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देखो, देश रिजर्व फ्यूल को कई तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री ड्रिल्स के लिए यूज किया जाता है ताकि आर्मी को वॉर सिचुएशन में कैसे लड़ना है उसकी प्रैक्टिस बनी रहे। इसके अलावा वॉर के समय के लिए भी फ्यूल को रिजर्व किया जाता है ताकि युद्ध के समय फ्यूल की शॉर्टेज ना हो सके। इसके अलावा किसी पैंडेमिक सिचुएशन के लिए भी फ्यूल को सेव किया जाता है। इस समय पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास मिलिट्री एक्सरसाइज या मिलिट्री ड्रिल्स के लिए जो फ्यूल रिजर्व है वो अब खत्म होता जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान की आर्मी ने इस साल की सारी मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री एक्सरसाइज को रोक दिया है। कई मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान जो टैंक्स का इस्तेमाल करता है वो है T-80 टैंक, जिसे 1 किलोमीटर चलने के लिए 2 लीटर फ्यूल चाहिए रहता है। और पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की प्राइस 260 रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ज्यादा फॉरेन रिजर्व नहीं है, जिसके चलते वो ज्यादा फ्यूल भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है और इसके कारण पाकिस्तान के फ्यूल रिजर्व अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी के पास भी जो फ्यूल रिजर्व पड़ा है वो भी अब खत्म हो रहा है। पाकिस्तान के पास इस समय 2467 बैटल टैंक्स हैं, जिनको चलाने के लिए पाकिस्तान के पास फ्यूल ही नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी इस समय कई प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, जैसे कि जो टैंक्स पाकिस्तान ने खरीदे थे उसके रिपेयर पार्ट उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। एक्चुअली जब भारत ने रशिया से T-90 टैंक खरीदा था तो उसके काउंटर में पाकिस्तान ने यूक्रेन से 1996 में T-80 UD टैंक खरीदा था। पाकिस्तान ने यूक्रेन से 320 टैंक खरीदे हैं। अब एक तरफ जहां पाकिस्तानी आर्मी के पास टैंक्स को चलाने के लिए फ्यूल नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते पाकिस्तान को इन टैंक्स का पार्ट्स भी नहीं मिल पा रहा है। तो पाकिस्तान इस समय दोनों तरफ से फंस चुका है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ फ्यूल क्राइसिस को फेस नहीं कर रही है। इस साल के शुरुआत में पाकिस्तानी आर्मी ने राशन को लेकर भी शिकायत की थी। पाकिस्तानी आर्मी को राशन भी कम मिल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी फूड शॉर्टेज को भी फेस कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि कोई भी सैनिक फ्राइडे को मिलिट्री व्हीकल का यूज नहीं करेगा। पाकिस्तान ने इस दिन का नाम ड्राई डे रखा है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कमांडर और सोल्जर्स को बिजली और गैस को कम यूज करने को भी कहा है। तो इन सब क्राइसिस के चलते हो सकता है कि पाकिस्तान की रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बहुत तेजी से गिर जाए और पाकिस्तान टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो जाए। इस समय पाकिस्तान की रैंक ग्लोबल फायर पावर में 7th है। अब आप लोग बोलोगे कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे क्राइसिस में आ सकती है। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी पाकिस्तान आर्मी की है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तान आर्मी की है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्कूल पाकिस्तान आर्मी के हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी पाकिस्तानी आर्मी की फौजी फाउंडेशन है। पाकिस्तान में फौजी फाउंडेशन के सीमेंट, फूड, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, गैस, स्कूल, बैंक, रियल एस्टेट, फिल्म प्रोडक्शन, टेलीविजन सीरीज, सब एरियाज में बिजनेसेस हैं। फौजी फाउंडेशन का एनुअल रेवेन्यू $26.5 बिलियन से ज्यादा है। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में रखती है। तो पाकिस्तान की आर्मी कैसे क्राइसिस में आ सकती है? ये टेम्पररी सिचुएशन होगी? तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे
सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस क्राइसिस को पाकिस्तानी आर्मी के लो रैंक वाले सोल्जर फेस करेंगे। जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आराम से जैसे पहले ऐशो आराम से जी रहे थे वैसे ही जिएंगे। पर इस क्राइसिस से पाकिस्तानी आर्मी डे बाय डे कमजोर होती जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल जो फौजी फाउंडेशन से पाकिस्तानी आर्मी कमाती है उन पैसों को पाकिस्तान के टॉप रैंक ऑफिशियल आपस में ही बांट लेते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में हर आर्मी जनरल के पास मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के जनरल विदेश में चले जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जब भी कोई कमांडर रिटायर होता है तो उन्हें फौजी फाउंडेशन की किसी कंपनी में हाई पोस्ट दे दी जाती है ताकि वो आराम से पैसा कमा सके और आपस में मिल बांट के खा सके। तो एक चीज पाकिस्तान के लोग दिमाग से निकाल लें कि पाकिस्तान के हाई रैंक ऑफिशियल क्राइसिस को ठीक करने में पैसा खर्च करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो पैसा फौजी फाउंडेशन में आएगा वो सारा पैसा करप्शन के चलते फॉरेन अकाउंट में चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी पाकिस्तान को IMF से $3 बिलियन का लोन मिला है, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। तो देखो इस बार जो पाकिस्तान को IMF से $3 बिलियन का लोन मिला है उससे पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को लोन देते समय बहुत कड़ी शर्तें सामने रखी है जिसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मान भी लिया है। जैसे कि IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार को इलेक्ट्रिसिटी से सब्सिडीज को हटाना होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह शर्त मान ली है। जल्दी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इसके अलावा IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को अब अपने एसेट्स को प्राइवेटाइज करना होगा। तो आने वाले समय में पाकिस्तान बिकता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान में जो मोटरवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे है उनकी बोली लगती हुई नजर आएगी और ये शुरू भी हो गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कराची पोर्ट के 6 से लेकर 9 बर्थ को UAE की प्राइवेट कंपनीज को 50 सालों के लिए $220 मिलियन में बेच दिया है। अगला नंबर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। वैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चालाक है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान 50 साल तो रहने वाला है नहीं, तो पाकिस्तान को बेच ही दो, कुछ पैसे आ जाएंगे। इसके अलावा IMF ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने को भी कहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह कर भी दिया है। पाकिस्तान के फाइनेंस बिल 2023-24 में लिखा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट 215 बिलियन यानी कि 21,500 करोड़ के एडिशनल टैक्स पाकिस्तान के लोगों पे लगाने वाली है। इसके अलावा कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान को जो IMF से $3 बिलियन का लोन मिला है उससे पाकिस्तान की लोन प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। पाकिस्तान को जून 2024 तक $25 बिलियन कर्ज चुकाना है और 2026 तक $77 बिलियन कर्ज चुकाना है, पाकिस्तान की GDP का 22%। तो $3 बिलियन लोन लेने से पाकिस्तान का कर्ज ही बढ़ने वाला है। तो देखा जाए पाकिस्तान जो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है वो लॉन्ग टर्म 10 से 15 सालों तक चलने वाली है, जिससे पाकिस्तान की आर्मी कमजोर होती रहेगी। पर इन सब के बावजूद पाकिस्तान कभी भी एंटरटेन करना नहीं छोड़ता है। कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनका देश बर्बाद हो रहा है। अब जैसे कि जहां दूसरे देशों में IMF के लोन मिलने पे दुख जताया जाता है, देश को चिंता होने लगती है, वही पाकिस्तान में इसका उल्टा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात से खुश हैं कि उन्हें $3 बिलियन का लोन मिल गया है। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान का IMF से 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा। अल्लाह ताला ने ये गैबी मदद की है। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया इन पिछले 3 महीनों में, और यकीनन सऊदी अरब का हिस्सा बकदर जुस्सा उनका बड़ा असर है इसके ऊपर। मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने कहा कि इस तरह का मामला है, आप यकीन करें वो गए और $1 बिलियन का उन्होंने वहाँ पर ऐलान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज मैं कह सकता हूँ कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, जो कि ये एक बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। सबको मैं कहना चाहता हूँ कि वो दुआ करें कि ये आखिरी मर्तबा हो कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कर रहा है, उसके बाद हमें कर्जा न लेना पड़े। इसके अलावा पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट 2400 पॉइंट भाग गया है। अब ये सब देख के लगता है कि पाकिस्तान को इसकी आदत हो गई है। पाकिस्तान क्राइसिस में जाता है, फिर उसे IMF से बेल आउट पैकेज मिलता है, फिर कुछ साल बाद पाकिस्तान फिर से क्राइसिस में चला जाता है और फिर उसे बेल आउट का पैकेज मिलता है। पाकिस्तान IMF से 23 बार भीख मांग चुका है। भीख मांगने में पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है, पर फिर भी पाकिस्तान के लोग खुश है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। बेयस जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो पाकिस्तान को छोड़ के चली गई है, जिसके चलते पाकिस्तान में दवाइयों की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से US की फार्मास्यूटिकल कंपनी एली लिली जा चुकी है। इसके अलावा नॉर्वे की कंपनी टेलीनॉर और साउथ कोरियन कंपनी लॉटे केमिकल पाकिस्तान छोड़ने वाली हैं। इन दोनों कंपनीज ने डिस इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। इसके अलावा टोयोटा और सुजुकी मोटर्स ने पाकिस्तान में बाइक्स और कार बनाना बंद कर दिया है। पाकिस्तान इस समय टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट सिर्फ 0.2% है। पहले पाकिस्तान ने 2% ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की थी, पर बजट के दौरान पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसे
खुद कम कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान की पर कैपिटा 11% गिरी है, मतलब पाकिस्तान में गरीबी बढ़ी है, लोगों की इनकम कम हुई है, महंगाई बढ़ी है। और वहीं अब पाकिस्तान आर्मी भी क्राइसिस को फेस कर रही है। वहीं अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तानी आर्मी को अपने लोगों को कंट्रोल में रखना बहुत अच्छे से आता है। उन्होंने कई बार अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हटाया है और ऐसा इस बार भी हुआ है। इमरान खान के समय ड्रामा ज्यादा हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, पर इस बार भी पाकिस्तानी आर्मी ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया है और अब पाकिस्तानी आर्मी इमरान खान और उसकी पार्टी पे काउंटर अटैक कर रही है। इमरान खान पे पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर पे हमला करवाने के जुर्म में केस दर्ज हो गया है। इमरान खान के दिन अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी वापस से पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में चलाने वाली है। पर अंदर ही अंदर वो खुद भी खोखली होती जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के अब दिन पूरे हो चुके हैं। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो, जितना पाकिस्तान की आर्मी कमजोर होगी उतना ही पाकिस्तान के टूटने के चांसेस बढ़ेंगे। तो भारत को यहाँ पे कुछ समय के लिए पाकिस्तान की बर्बादी का तमाशा देखना है। बाकी आप खुद देखना कि आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान कैसे बर्बाद होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो देख के तो एक लम्हे में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की सारी अफवाज अब अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके अपने बैरकों में वापस जाने वाली है और अफवाज पाकिस्तान का मुस्तकबिल में किसी किस्म की सलाहियत बढ़ाने का कोई भी इरादा नहीं है। पाकिस्तान में एक मुश्किल मुआशी वक्त अब था का सीगा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि है वाला सीगा अब थोड़ा सा पुराना होता चला जा रहा है। और आज से 1.25 साल पहले, बल्कि तकरीबन 1.5 साल पहले जब इस क्राइसिस की बुनियाद डाली गई थी इमरान अहमद ख़ान की तरफ से, जो उन्होंने IMF के प्रोग्राम की खिलाफवर्जी करते हुए पेट्रोल और बिजली के ऊपर सब्सिडी दी थी फरवरी 2022 में। उसके बाद से पाकिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आती चली गई और अप्रैल 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत को निकाल बाहर किया गया तो सारा बोझ मौजूदा हुकूमत के ऊपर आ गया और इमरान खान की तरफ से एक झूठा बयानिया घड़ा गया जिसे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पजीराई मिली क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अफसोस के साथ झूठ बहुत ज़्यादा बिकता है। और इमरान खान को और इमरान खान के चाहने वालों को भारत में एक हीरो बना के पेश किया जाता था क्योंकि पाकिस्तान के कोई भी मनफी बात और पाकिस्तान की कोई भी बुरी खबर अपनी तरफ से बनाकर अपलोड करने का और अपनी तरफ से बनाकर उसको फैलाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर कोई भी ये कारनामा सरअंजाम नहीं दे सकता। इसलिए भारत में, इसराइल में, अमेरिका में और जहाँ जहाँ में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पाई जाती है वहाँ पर PTI को एक वैल्यू की नज़र से देखा जाता है क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी खबरें तैयार करनी होती है जिसका कोई भी वजूद नहीं होता। आज मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ एक ख़बर की नफ़ी करता हूँ कि पाकिस्तान में फ़ौजी फाउंडेशन का रेवेन्यू या उनका टोटल बजट 26.5 बिलियन डॉलर का है। कॉमन सेंस इस बात को नहीं मानती है कि ऐसा मुल्क जिसका पूरा बजट 50 बिलियन डॉलर का हो साल 2023-24 के लिए, उसमें सिर्फ एक इदारा फौजी फाउंडेशन, उसकी भी यानी उसमें जो फर्टिलाइज़र का इनका काम है या दूसरा तीसरा जितना भी इनका काम है वो 26.5 बिलियन डॉलर का हो, ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ ये बिल्कुल ही फेक बात है। और रही बात फ़ौजी फाउंडेशन की, तो मैंने पहले भी एक वीडियो में अर्ज़ किया था कि फ़ौजी फाउंडेशन के स्कूलों में और इनके अदारों में सिविलियन का बराबर का कोटा होता है। ऐसा नहीं कि फ़ौजी फाउंडेशन में सारे फ़ौजियों के बच्चे पढ़ते हैं या सारे बिजनेस ही फ़ौजियों के होते हैं, वहाँ पर सिविलियंस का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और इसके साथ साथ अब वीडियो में बताया जा रहा था कि पाक फ़ौज को फूड क्राइसिस भी आना शुरू हो गए हैं, पाक फ़ौज को बिजली और गैस के क्राइसिस भी आना शुरू हो गए हैं। जब यही पाक फ़ौज पाकिस्तान से एक बंजर ज़मीन को उठा के उसे आबाद करती है, उसे ज़रई बनाती है, उस पर एग्रीकल्चर करके अपनी खुराक उगाती है, तो उस वक़्त भारत या इमरान खान साहब या पाकिस्तान से जितने भी नफ़रत करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये कौन सी फ़ौज है जो अपने ही मुल्क को खाई जा रही है और अपने मुल्क में बिज़नेस करी जा रही है। अब अगर वो बिज़नेस कामयाबी से चलाती है तो ये एतराज़ है कि जनाब ये सारा बिज़नेस इनके अपने कोटे में चला जाता है और उसमें सिविलियंस में कोई हिस्सा नहीं मिलता। अब अगर ये सिर्फ 6 बिलियन डॉलर का बजट रखा गया पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के पूरे बजट का तकरीबन 13 से 14% बनता है, कुल ये 1800 अरब रुपए हैं और बजट के हिसाब से कोई 13-14% के हिसाब से बनते हैं और ये अमेरिकी डॉलर्स में ये रकम 6 अरब डॉलर बनती है। तो 6 अरब डॉलर के महदूद बजट के साथ दुनिया की 7वीं मजबूत तरीन फ़ौज, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्लोबल फायर इंडेक्स कह रहा है और वीडियो ऑनर ने भी, उनका बहुत सारा थैंक्स कि उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की फ़ौज आज दुनिया की 7वीं मजबूत तरीन फ़ौज है। और ये टॉप 10 से बाहर सवाल ही पैदा नहीं होता चली जाए, क्योंकि साल 2020 में ये फ़ौज 15वें नंबर पर थी और आज 23 में ये 7वें नंबर पर आ गई है। 3 सालों में इसने 7 दर्जे की बेहतरी कर ली है, तो इसकी वापसी का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। फूड क्राइसिस आएँ, इकनॉमिक क्राइसिस आएँ,
फ्यूल क्राइसिस आए, जिस तरह का भी क्राइसिस आ जाए, पेंडेमिक पाकिस्तान की आर्मी ने गुजारा है, जितने मर्जी क्राइसिस आ जाए, पाकिस्तान की आर्मी की जो स्ट्रेंथ है, जो रैंक है, वो हमेशा बेहतर चली होती जाएगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो पाकिस्तान की आर्मी की मैनेजमेंट है और पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की कमिटमेंट है। पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया जाता है कि ये दुनिया में वाहिद फ़ौज है जिसके सारे असासे बाहर हैं, जिनके सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। पाकिस्तान में जिसके पास 4-5 करोड़ रुपए और वो अपना काम कर रहा है, उसके बच्चे भी इस वक्त अमेरिका और बरतानिया में बैठे हुए हैं। तो सिर्फ ऐसा जर्नैलों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान में अगर एक छोटा सा सरकारी मुलाजम भी रिटायर होता है तो 40-50 लाख रुपए वो भी जेब में डाल के जाता है और 40-50 हज़ार रुपया पेंशन भी खाता है बगैर कुछ किए। तो जो अफसर रैंक के बंदे हैं और 6.5-7 लाख फौज को मैनेज करने वाले बंदे हैं, अगर वो 10, 20, 100, 50, 200, 500 तक भी हैं तो 10-15 करोड़ उनकी पेंशन, 10-15 करोड़ उनकी रिटायरमेंट और कोई 5-7 लाख उनकी पेंशन समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40-45 साल इस अदारे को संवारने के लिए दिए हैं और इस अदारे ने दफ़ाए पाकिस्तान के लिए अपना बुनियादी किरदार अदा भी किया है। अब आर्मी से हटके अगर दूसरी आवाम की बात की जाए तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर हैं। मैं इस बात से 1% भी मुनकर नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोल इस वक्त महंगा है पाकिस्तान में, डीज़ल इस वक्त महंगा है पाकिस्तान में, और रशिया के तेल आने का आज तकरीबन 1.5-2 माह के बाद भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी रशिया से तेल ही कितना है? अभी सिर्फ 1 लाख बैरल तेल आया, जिसमें से 55,000 पहुँच चुका है और 45,000 यहाँ पहुँचने वाला है, या फिर अब बंदरगाह पर पहुँच चुका है। यानी कि अभी तक वो रिफाइनरी तक भी नहीं पहुँचा, सिर्फ अभी 55,000 बैरल रिफाइनरी में पहुँचा है और उसके बाद 45,000 मज़ीद आ रहा है और वो फिर रिफाइन होगा, उससे बाज़ार में आने में कई हफ्ते मज़ीद लग जाएंगे। और पाकिस्तान के जो वज़ीर तवानाई है मुसद्दक मलिक, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हम इसको मुसलसल बढ़ाते चले जाएंगे और जिस दिन पाकिस्तान में रोज़ाना 1 लाख बैरल रशियन ऑयल आना शुरू हो जाएगा और वो रिफाइन होकर मार्केट में पहुंचना शुरू हो जाएगा, यानी एक ऐसा साइकिल बन जाएगा कि डेली बेस पे 1 लाख बैरल रशियन तेल इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर इसकी कीमत में कमी आ जाएगी। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान ने रशियन ऑयल का जो इस्तेमाल है उसे 33% ले जाना है, यानी 2/3 जो तेल हुआ करेगा वो हम दूसरी दुनिया से मंगवाया करेंगे और 1/3 तेल यानी 33% जो पाकिस्तानी इस्तेमाल करेंगे वो रशियन ऑयल हुआ करेगा। और कीमत में कमी होने की वजह से वो दूसरी पेट्रोल की कीमत भी या डीजल की कीमत भी किसी हद तक कम हो जाएगी। इससे कोई इनकलाब नहीं आना था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना था कि आज 260-62 बिकने वाला पेट्रोल रशियन ऑयल के एक जग कार्गो आने के बाद वो कुछ 70-80 रुपये लीटर पे आ जाना था। ऐसा ना होना था, ना हुआ और ना होगा। ये एक फितरती सी बात ही, एक सियासी नारा तो हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत में कमी होगी, कुछ 10, 20, 30, 50 हो भी जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा जितना डंडोरा पीटा जा रहा था। और दूसरी तरफ उस फ़ायदे को आने में भी टाइम लग जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कि इमरान खान साहब ने जितना गंद करने की कोशिश की थी और इस कौम को जितना बर्बाद करने की कोशिश की थी, उसके बर्बादी के बाद और आलमी ताकतों से तल्लुकात ख़राब करने के बाद भी सिर्फ 1.5 साल में पाकिस्तान का दोबारा अपने ट्रैक पर आ जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है, जिसका सारा क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को भी जाता है और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत को भी जाता है, जिसके लिए खान साहब ने इम्पोर्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर, पाकिस्तान के टुकड़े, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट, पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट बल्कि ब्लैक लिस्ट में, ये सारे इमरान खान साहब के बयानिए थे जो एक एक करके कुदरत ने इनके मुंह पे दे मारे हैं। श्रीलंका के बाद से पाकिस्तान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फ़ौज को आधा करना पड़ेगा, फलां करना पड़ेगा, टिमकान करना पड़ेगा। और 1 साल पहले भी मैंने इसी जगह पे वीडियो बना के यही अल्फाज दोहराए थे कि पाकिस्तान ना डिफ़ॉल्ट होगा ना डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अर्जेंटीना ने IMF का सबसे बड़ा प्रोग्राम लिया $54 बिलियन का, लेकिन उसके बावजूद पिछले 10 सालों में अर्जेंटीना ने 2 बार डिफ़ॉल्ट किया। लेकिन पाकिस्तान अपनी 75 साल हिस्ट्री में IMF से 23 प्रोग्राम लेने के बाद भी एक बार भी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सका और ना ही करेगा। इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स है, उसको समझना पड़ेगा। अगर IMF ये प्रोग्राम बहाल ना करता और 9 माह के लिए $3 अरब का बेल आउट पैकेज ना देता तो भी पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं करना था। और उसकी सबसे बड़ी वजह एक दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर चाइना है। खैर अब IMF ने दे दिया, अच्छी बात है। IMF की वजह से $2 अरब सऊदी अरब ने दे दिए, $1 अरब UAE ने दे दिया और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो 8-8.5 बिलियन डॉलर पर थे, आज से सिर्फ 4 दिन पहले आज वो 12 से 13 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान जो पहले भी नहीं था, बतौर पाकिस्तानी मेरा पहले दिन से इस बात पर यकीन था कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन एक नए बंदे को पूरा यकीन था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। आज उनको भी यकीन हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी
भी किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। और IMF के पैकेज मंजूर होने के साथ ही पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व अब 13 से 14 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। और अगर आप इसमें कमर्शियल बैंकों के साइड पे भी कर दें, फिर भी स्टेट बैंक के रिज़र्व अब 9 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब इसके साथ साथ सियासी इस्तेहकाम की बात की जा रही थी वीडियो के आखिर में। तो सियासी इस्तेहकाम के बारे में पहले भी यही कहा था और आज भी ये कह रहे हैं कि ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, या अपनी मुद्दत पूरी होने से चंद घंटे या चंद दिन पहले तोड़ दी जाएगी तो भी 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। मुद्दत पूरी करेगी तो 60 दिनों में इलेक्शन होंगे। अक्टूबर या नवंबर में पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। एक मुस्तहकम हुकूमत आएगी जो पाकिस्तान की मईशत के साथ किसी भी किस्म के खेलने की बजाय अपनी सियासत की कुर्बानी देके पाकिस्तान की मईशत को मजबूत ट्रैक के ऊपर डालेगी। और अगले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो आज 29% है, ये 6 से 7% के दरमियान लाई जाएगी। ऐसा होकर रहेगा क्योंकि एक मुश्किल तरीन वक्त पाकिस्तानियों ने गुजार लिया और अब आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा आसान होने जा रहा है। महंगाई की बात की जा रही थी, महंगाई 38% से 29% पे आई है और 29% की शरह भी बहुत ज़्यादा है। लोगों को आज के दिन भी बहुत बड़ी तंगी है, लेकिन अब हर आने वाला दिन हर गुजरते हुए दिन से बेहतर होगा। स्टॉक मार्केट में सिर्फ 4 दिनों के अंदर 1000 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। जो 41,000 पॉइंट था वो अब 46,000 पॉइंट तक पहुंच चुका है। 5,000 पॉइंट पिछले हफ्ते 10 दिनों में बढ़ाए जा चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी इस कदर ज़्यादा हो रही है, चाहे मुकामी लोगों की तरफ से की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में पैसा आ रहा है। डॉलर भी किसी हद तक स्टेबल हो गया या थोड़ा सा पीछे की तरफ आ रहा है। तो कुल मिला के पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ की क़यादत में जो उसने ज़िम्मेदारी संभाली थी आज से 1.25 साल पहले, और जो खान साहब ने तबाही मचाई थी आज से 1.5 साल पहले, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और पाकिस्तान एक एक करके क्राइसिस से बाहर भी आएगा और फिर से एक मजबूत और बेहतरीन और मुस्तहकम मईशत का हामिल भी बनेगा। आपके कीमती वक्त शुक्रिया। इतनी तो वीडियो नहीं थी जितना रिएक्शन करना पड़ गया, क्योंकि मौजू ही ऐसा कि इस पर बोलने के लिए बहुत कुछ है। और जो वीडियो थी ये तो सारा ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई ख्वाहिशात पर मबनी है, और बता रहे थे कि पाकिस्तान बड़ा सियाना है, उसने कहा 40-50 साल पाकिस्तान में रहना नहीं है तो पहले ही अपने अदारे भेज दें। ये बात तो 1947 में भी सुनी, फिर 1971 में भी सुनी, आज 2023 में भी सुन रहे हैं और 2053, 2063, 2073 तक भी सुनते ही रहेंगे। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक मुझे सुन ली।